नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज मुझे जगजीत सिंह का एक गज़ल याद आ रहा है। शायद आप लोग ने भी वो गज़ल सुना होगा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती। याद आया विद्यार्थियों? जी हाँ, बचपन। हम लोग क्या करते बचपन में? कितनी शैतानियाँ, कितनी मस्ती करते हैं। आज हमारा विषय वही है, बचपन। कक्षा 6, विषय हिंदी और विषयांक हमारा है बचपन। बचपन में हमारी बहुत सी ऐसी यादगार होते हैं, चीज़ें होती हैं जो हम हरकतें करते हैं, या कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घटती है, या हम पहले और अब के समय में तुलना करते हैं कि हमारे बचपन में पहले ऐसे था, अब के समय में ऐसे है। बचपन में जो बच्चे हैं अभी, तो वही आज हम पढ़ेंगे बचपन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इनका जन्म गुजरात में 18 फरवरी को सन 1925 में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वह पाकिस्तान में चला गया। वे विभाजन के बाद दिल्ली चली आए और दिल्ली में ही रहकर उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। उन्होंने सन 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अनेक लेख लिखे हैं। उनके लेखों में है उपन्यास जो है सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। आइए आज हम कृष्णा सोबती का लिखा हुआ पाठ जो कक्षा 6 का है पढ़ते हैं, बचपन। मैं बचपन में वो कहना चाहती उनके समय में और अभी में क्या अंतर है। वो अपने बचपन के बीते समय को वो याद करती हैं और याद करते हुए वो अनेक प्रकार के उनके बचपन बिताए हुए पल, जो अच्छे पल थे, जो उन्होंने शरारतें की, जो उन्होंने महसूस किया, वो अपने इस बचपन में अपनी बातें वो व्यक्त करती हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी लेखिका यहाँ क्या कह रही है, अब मैं तुम्हें अपने बचपन के, यानी अपने बचपन के यादों के बारे में वो बताती हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। यानी लेखिका यहाँ क्या कह रही है, मैं अभी मेरी उम्र या तो नानी, मेरी उम्र नानी है, दादी, मैं किसी की नानी भी हो सकती हूँ, दादी भी हो सकती है, लेकिन सभी लोग मुझे प्यार से अभी भी जीजी कहकर बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र से सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी मतलब कि 100 वर्ष की अवधि, यानी सदी जो बीता हुआ, 100 वर्ष बीता हुआ, उसे बोलते हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों मीन्स यानी 10 वर्ष की अवधि, देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों, यहाँ लिखा हुआ है 10 वर्ष की अवधि, मैं तरह तरह के पोशाक पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता। लेखिका यहाँ कहने का प्रयास करती हैं कि मैं अब कुछ बड़ा, यानी बड़ी उम्र का मतलब महसूस कर, यानी मैं सियाना महसूस कर रही अपनों। जैसे कि जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती तो लोग क्या होते हैं, ये वृद्धावस्था के हो जाते हैं, तो बोल रहे कि मैं नानी दादी बनी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और भी बड़ा महसूस, अपने को सियाना महसूस यानी समझदार महसूस कर रही हूँ। पहले मैं हर तरह के कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे,
जैसे चॉकलेटी, नीला, जामुनी, लेकिन अब मुझे सफ़ेद, मुझको शांत कलर में पहनने का मन होता है, यानी उन्हें सफ़ेद कपड़े की तरह ऐसे पहनने का मन होता है। वो बोलती हैं कि बचपन में उन्होंने जैसे फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे, घाघरे आदि भी उन्होंने पहने हुए हैं। फिर वो बताती हैं बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, यानी उन्हें बचपन के कुछ ऐसे फ्रॉक थे जो उनको बहुत पसंद थे, वो अभी तक उन्हें याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर। फ्रिल का अर्थ यहाँ पे होगा झालर से। देखिए, पोशाक का अर्थ होता है कपड़े, यानी जो वस्त्र हम पहनते हैं। वस्त्र मीन्स पोशाक, कपड़े। तो लेखिका यहाँ पे कह रही है कि मुझे अभी भी जो उनको बचपन में याद है फ्रॉक किस तरह के कपड़े पहनती थी, वो जो उनके मन पसंदीदा कपड़े थे वो उन्हें अभी तक याद है कि किस किस तरह के वो कपड़े पहना करती थी। आइए अब आगे चलते हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। इतराते में इसकी झूमते गाते, मतलब इतलाते कि हम कोई नई चीज़ पहनते तो कैसे करते लगता है, अगर हम कुछ नया चीज़ पहने या बालों में लगा तो कितना देखो मेरा बाल कैसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो जब वो उस समय में क्या था, फ्रॉक के साथ रिबन, हर कलर के रिबन आते थे, तो बच्चे क्या करते थे, फ्रॉक पहने उसी के कलर का रिबन, तो वो बहुत खुश महसूस करती थी अपने आप को। और चलन का अर्थ है परंपरा, यानी परंपरा थी कि वो फ्रॉक के साथ वो हर कलर के रिबन का भी उपयोग करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी क्या कह रही है, उनको और भी जो ट्यूनिक पहनती थी वो भी उन्हें याद है। आइए आगे चलते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं, यानी क्या उस वस्त्र के साथ फ्रॉक कोली जो पहनते थे वो उनके साथ उनको अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। सख्त मीन्स कड़ा या कठोर, सख्त मतलब कि कड़ा कठोर नियम था कि हमें ये वस्त्र, ये मोजे और स्टॉकिंग नौकर या नौकरानी को धुलने के लिए नहीं। लेखिका यहाँ पर स्वयं उस चीज़ को धुलती थी। देखिए आगे लिखा हुआ है कि हम बच्चे इतवार, इतवार का अर्थ है रविवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। बचपन में आप लोग ने भी ये किया होगा ना कि शूज़ पॉलिश करना, जूते मोजे धुलना, और अगर कपड़े के हैं तो उसको धुल के पहनना। तो क्या ये सब क्रियाएं लेखिका ने की है और वही अपने बता रही हैं कि अब उस समय में क्या थे, उन्हें वो सब स्वयं कार्य करने पड़ते, लेकिन अब नए तरह के जूते चलन में आ गए हैं, हर तरह की अलग अलग किस्म के मोजे चलने लगे हैं। फिर वो बताती हैं लेखिका कि सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, लेकिन वो अब क्या उन्हें आज भी वो बूट पॉलिश करना बहुत पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी देखिए यहाँ पे कह रही हैं कि अब हर प्रकार के जूते आ चुके हैं। पहले क्या था कि पॉलिश वाले ही जूते अधिकतर चलते थे। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, यानी आज के समय में जो जूते का चलन हो गया है वह पैरों को बहुत आराम देते हैं, वो चुभते नहीं हैं, पैर उनसे पैरों में छाले नहीं पड़ते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है, यानी क्या है, जब लेदर के जूते, चमड़े के जूते जब पहनते थे बच्चे तो क्या होता था, पैर में छाले पड़ते थे, लेकिन उसके लिए भी लोग इलाज शुरू कर, यानी उसके साथ वह रुई कॉटन लेकर रखते थे। आगे बढ़ते हैं। अब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही फर्क हो चुका है। पहले क्या थे कि रुई रखना पड़ता, लेकिन अब के लेखिका यहाँ पे कह रहे हैं कि अब के समय में जो जूते और वस्तुओं का चलन आया है वो अब आरामदायक है। कभी हम हर शनिचर का अर्थ यहाँ पे है शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध का अर्थ यहाँ पे होगा महक
आने लगती। यानी लेखिका यहाँ करे कि हमें शनिवार या रविवार को ऑयल और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल का अर्थ यहाँ पर जैतून का तेल या अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल मतलब कि अरंड का तेल पीना पड़ता था। पहले के समय बच्चों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को वो तेल पिलाया जाता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। ठीक खुराक का अर्थ मतलब है, खुराक का अर्थ यहाँ पर खाने की मात्रा, एक क्वांटिटी होती है जो एक, जैसे बच्चों को जब हम दवा देते हो क्या करते हैं, उसमें एक होता है ना मेजर कि आपको इतना ही दवा देना है, वैसे ही एक गिलास में एक नाप अंकित किया गया था कि इतना ही बच्चों को देना है। लेकिन फिर मितली, बच्चे जैसे लेखिका जैसे उसको देखती थी तो उनको मितली यानी कि उबकाई उल्टी ऐसा महसूस होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि अगर हमें उसमें वो ऑयल ना पिलाया जाता तो भी हम क्या होता, तो भी हम स्वस्थ ही रहते। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ का अर्थ है रुचि या पसंद, भी बदल गई है। पहले के समय में बच्चे क्या करते थे, घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते, बहुत अन्य प्रकार के खेल खेलते थे। वही लेखिका कह रही कि तुम्हारे समय में और अब मेरे समय में बहुत अंतर आ गया है और दूरियां भी हो गई। यानी समय के साथ साथ लोगों की सोच और हर तरीके में परिवर्तन आ गया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। सिर्फ क्या था, पहले के समय में ग्रामोफोन था लेकिन टेलीविज़न या रेडियो नहीं था उस समय। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए। लेखिका यहाँ कितना सुंदर कह रही हैं कि उस समय जब घरों में ग्रामोफोन था तो वहाँ और टेलीविज़न और रेडियो नहीं होता था तो लोग क्या करते, ग्रामोफोन सुनने के लिए एक साथ लोग बैठकर वो सुनते भी थे। और उनके बचपन में क्या था, कुल्फी आइसक्रीम, कुल्फी जो थी वो आइसक्रीम का रूप ले लिया, कचौड़ी जो थी पहले वो समोसे और पैटीज के रूप में बदल गई, सहतूत और फालसे अब किस में बन गए, शरबत किस में बन गए, कोक और पेप्सी का रूप ले लिया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमन विमटो मिलते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों के वेगर्स और डिविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी का अर्थ है यहाँ पे काम मिलना, लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेकिन लेखिका कह रहे कि उनको अभी भी याद है, शिमला में हर शनिवार या रविवार को उनकी ड्यूटी लगती थी कि वो जाकर मार्केट से ब्राउन ब्रेड लेकर आएँ। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच गए। यानी क्या है, उनके घर से जहाँ पे दुकान थी, मॉल था, वो बहुत दूर नहीं था, वो जैसे घर से थोड़ी दूर पर वो दुकान यानी मॉल पहुंच जाते थे। वहाँ एक उतरे और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक का अर्थ होता है संग्रह रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। लेखिका ने यहाँ कहा, हम लोग ने भी बचपन में कभी कभी ऐसे हरकत करते हैं कि कोई चीज़ हम लोग वस्तु खाने के लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको रख देते हैं कि नहीं हम बाद में दूसरों को दिखाकर खाएंगे या चढ़ाकर खाएंगे, या हम अब रात में या सोते समय खाएंगे। यानी हम वो कार्य हम तुरंत नहीं करते, वो कार्य हम बाद में करते हैं। वही बात यहाँ लेखिका भी कर रही है कि वो चॉकलेट और वो क्या की कन्फेक्शनरी शॉप जाती थी जहाँ पर बिस्कुट, नमकीन, पैटीज सब कुछ मिलता था, वहाँ से वो क्या करती थी, चॉकलेट लाती थी। सिर्फ उनको हफ्ते में एक ही बार की छूट थी कि वो चॉकलेट खा सकते हैं, वो ले आती, लेकिन वो तुरंत ना खाकर क्या करती थी, वो लाकर रख लेती थी और रात को खाने के बाद जब वो सोने जाती थी तब वो अपने बिस्तर में छुपकर वो खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में
यहाँ पे भी लेखिका वही खाने की बात करें अपने बचपन की कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद थी और वो अभी वो चीज़ को याद करती और महसूस करती उनका स्वाद। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने और जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तो तिरछी लपेटे हुए और ऊपर से चौड़े चने की चौड़ी की आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों में हर बच्चे के जुबान पे था। यानी यहाँ लेखिका क्या कर रही हैं कि चना जोर गरम जो बच्चे आज भी वो प्रचलन में आज भी लोग क्या करते विद्यार्थी जब स्कूल से निकलते हैं तो रास्ते के लिए अपना थोड़ा टाइम पास करने के लिए वो चना जोर गरम यानी चने और रहते हैं उसमें थोड़ा मसाले डले होते हैं। और उस लेखिका कहते पुराने जमाने का फेमस गाना है चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। तो ये गाना बच्चे गाते थे और वो चने का स्वाद मज़े लेकर खाते थे। यहाँ पर लेखिका फिर करे कुछ बच्चे पुड़िया में पर तेज मसाला बुरकाते यानी क्या है जो कागज में जो चने मिलते थे उसमें और मसाला डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी लय रफ्तार का मतलब होगा समान गति यानी क्या खाते खाते वो समान गति से बातें करते हुए अपने घर की ओर जाते थे। छुटपन का अर्थ यहाँ पे होता है बचपन। बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है शिमला के हर बच्चे की कभी न कभी यह मौका मिल जाता है। यानी क्या करें शिमला में जब घुड़सवारी होती थी कभी न कभी उनके घर में किसी न किसी बच्चे को घूमने का मौका मिल जाता था और लेखिका भी उसका लुत्फ उठाई हैं। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते। कमतर का अर्थ था दूसरों के से कम। उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर भी क्या। वो अपने फिर नानी के घर की भी बात बोलती कि जब मैं नानी घर हो जाती थी तो उनके वहाँ पे जो हाथी थे वो भी हिष्ट-पुष्ट और सुंदर थे तो वो क्या करती थी वहाँ पे दोनों की तुलना करने लगती थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने जाखून का पहाड़ ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहना चाहते हैं। जब लेखिका कहती है शिमला में जब चर्च की घंटी बजती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं कुछ कहना चाहते हैं लोगों से। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैडल पॉइंट भी पहाड़ से उभरता कोलाहल का अर्थ होता शोर। देखिएगा यहाँ कह रहे कि जब शाम हो रहा है जब सूर्यास्त जब सूरज डूब रहा है तब वहाँ की शिमला की सुंदरता का वो वर्णन कर रही है कि वहाँ पे कैसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे यानी दिखना बंद धीरे धूमिल होने लगा। बत्तियां जब क्या होता है सूर्यास्त तो क्या होता है धीरे धीरे लाइटें हर जगह की जलने लगती हैं बत्तियां जलने लगती तो वही कह रही कि जब सूर्यास्त हो रहा है बत्तियां जलने लगे तो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता और देखने लायक है वहाँ की सुंदरता वह उभर कर आ रही है। और लोगों की भीड़ से जो कोलाहल उभर रहा है सूर्यास्त देखने के लिए लोग आए हैं इस तरह की और घूमने भी तो वहाँ पे जो शोर हो रहा है उसका भी वो बता रही हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता लंबा खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यानी क्या करी हैं वहाँ पे एक दुकान थी एक शॉप था एक कि उनको अभी भी वो याद है कि उस दुकान में क्या थे पुराने समय में चलने वाली ये कालका मेल ट्रेन थी। शिमला और कालका मेल ट्रेन थी बहुत सुपर फास्ट ट्रेन थी तो वो उसके मॉडल रखे हुए वहाँ पे थे वही यहाँ पे लेखिका उसका वर्णन कर रही हैं। फिर बोलती हैं पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। ये बता रही है कि शिमला कालका मेल पिछले समय में यानी जो जिस समय वो थी जिस दशक में थी पिछले दशक में वो तेज रफ्तार की गाड़ी सिर्फ वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलता
दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड का अर्थ होता है गति या चाल, ही तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाला दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान था जो मुझे कभी नहीं भूलता। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। यानी लेखिका यहाँ क्या बता रही हैं कि पिछली सदी में जब कालका और शिमला कालका ट्रेन जो थी फेमस थी तेज़ रफ्तार के लिए, फिर क्या बोले दिल्ली की, फिर वो बात यहाँ पे कहती हैं कि जब भी कोई तेज आवाज़ सुने दे हवाई जहाज़ की तो क्या करते थे, बच्चे दौड़ के भागते थे। अभी भी क्या करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई देती है तो क्या करते हैं, वो तेज भागते हैं देखने के लिए। तो उन्हें क्या कहते, एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर जा रहा है, लेकिन देखते देखते वो पल भर में वो गायब हो जाता था। उनको फिर याद आता है कि हाँ, जहाँ पर ये दुकान थी शिमला में, उसी बगल में एक डॉक्टर की दुकान थी जहाँ पर उनको पहला चश्मा लगा। और वहाँ के डॉक्टर कौन थे, एक अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा का अर्थ होता है अजीब सा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा, नंबर बस कम हुई होता जा रहा है। मैंने अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन के रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका यहाँ कहने का प्रयास कर रही हैं कि जब उन्हें शुरुआत में चश्मा लगाया गया तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा। उनको देखकर लोग बोलते थे, क्या तुम्हें आंखों में कोई तकलीफ है। तो लेखिका डॉक्टर की बात को वहाँ दोहरा देती थी कि हाँ, कुछ समय के लिए लगा है और बाद में यह चश्मा उतर जाएगा। उस दौरान उनके एक भाई ने उन्हें चिढ़ाया भी। लेखिका कहती हैं कि मेरी ही गलती की वजह से मेरा चश्मा नहीं उतरा कि मैं दिन की रोशनी को छोड़कर टेबल लैंप में पढ़ाई किया करती थी। आँख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं, लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेकिन यहाँ पे उनके भाई चिढ़ाते हैं कि इसको ये पता कि इसकी शक्ल लंगूर की जैसे लग रही है। मैं खीजी का अर्थ होता है यहाँ पर चिढ़ना। मैं चिढ़ी कि मुझ पर यह कोई दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। शेर यह उर्दू का वर्ड है, यहाँ पर की कविता, छोटी सी कविता होती है, उसको उर्दू में शेर बोलते हैं। वो खीजी, लेखिका यहाँ पे खीजी, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने यानी दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ, यानी लेखिका भी वो कहती है, वो जब उनके भाई चले जाते हैं वो अपना चश्मा उतारती हैं और फिर वो लगाती हैं, अपने आप को देखती हैं कि वो कैसी लग रही हैं। फिर वो बोलती हैं, वही गीत, वही शेर दोहराती हैं। फिर बोलती नहीं, ये गलत है। फिर बोलती हैं हाँ, और वो अपना बचपन में वो जब सोचती तो उनको हंसी आ जाती है और मन ही मन वो सोचती हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब यानी अटपटा सा लगा, अब अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सहज का अर्थ यहाँ पे होगा स्वाभाविक या नैसर्गिक। सहज, सुविधे यानी आराम वाली हिमाचल टोपी। लेखिका कह रही है कि वो चश्मे के साथ वहाँ पे बचपन में क्या करती थी, चश्मे के साथ वो दुपट्टा ना बांध कर टोपी लगाती थी। फिर वो भी अभी बोल रही हैं कि अभी भी मुझे दुपट्टे बांधने से अच्छा मुझे टोपी लगाना लगता है।
और चश्मा चश्मा मेरे चेहरे के साथ जैसे मिल सा गया है, अगर मैं ना लगाऊं तो मुझे अटपटा लगता है। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिया गया है, ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अब आपका चैप्टर यही समाप्त होता है। थैंक यू।